हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी एकदम। आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो आज आपके ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे जिस चैप्टर का, उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ भाई, यही नाखून के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव भी आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव का आज हमारा जो क्लास होगा ऑब्जेक्टिव होगा। आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका 30 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का ये है तैयारी चल रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर यहाँ 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया गया है, 2 भी है और 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। आज ये ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाला है। चलिए तो आज हम लोग चलते हैं। आज का हमारा सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन आज का ये है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बन करके वही चमकता है। तो आज का ये मोटिवेशनल लाइन था। तो बच्चों, हम सभी को दिन रात मेहनत करनी है। यदि अगर आप रात को आप रात नहीं समझते हैं, दिन का दिन नहीं समझते हैं, आप अपनी तैयारी में रात दिन लगे रहते हैं, तो ठीक आप सूरज की तरह आप एक दिन चमकेंगे और आपकी तारीफ हर जगह होगी। आप यूं ही चमकेंगे जब आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आप अपनी तैयारी के माध्यम से चमकेंगे। तो आपको तैयारी को एकदम जोरदार तरीके से करना है और जरा सा भी एकदम आलस से नहीं करना है। आलस्य को त्याग देना है। साल भर की तैयारी होती है, साल भर एकदम जम करके मेहनत करना है। आप हमारे साथ में जुड़ करके रहिए। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मिशन 450 प्लस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस केवल आपको ये अपना यूट्यूब चैनल जो है बस केवल इसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखिए और आपको वीडियो निश्चित रूप से मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप जाने से पहले आप लोग से एक विनती भी है कि आप एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो में क्या क्या और आपको चाहिए। कमेंट अवश्य कीजिएगा, अपना नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी हमें मोटिवेट मिलता है आपका कमेंट को पढ़ के। बहुत हमें भी रियल में बहुत मज़ा आता है आपका कमेंट पढ़ने में। आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के अंत में। तो चलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। तो चलिए देखिए, आपके बीच में एक पहला प्रश्न हाजिर हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर। और आसान क्वेश्चन मिल चुका है, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? बताइए। निर्लज कहा, जिसको लाजने लगता है उसको क्या बोलते हैं? निर्लज। आज जो नहीं पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज, जिसको लाज नहीं लगता है वह अपराधी है। कौन सा अपराधी है? यानी उसको अपराधी कह दिया। किसको? डकैत को, चोर को, हत्यारे को या फिर नाखून को। आप जान ही रहे हैं चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर भी हमको लगता है आप समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका आंसर ना जी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाखून को। नाखून को कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को कहा है कि भाई नाखून, तुम निर्लज हो, तुम अपराधी हो, तुम अपराध करते हो, बढ़ जाते हो, तुम्हें लाज नहीं लगता है। मैं काटता हूं और तुम फिर से बढ़ जाते हो। तो नाखून को कहा है क्या? निर्लज कहा है और अपराधी कहा है। यानी पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको एकदम मजा आ रहा होगा। आप यूं ही लगातार वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आपका तैयारी हम बेहतर करवाएंगे, ये आपसे हमारा वादा रहा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके बीच में है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऐसा कौन सा देश था जहां के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? अब सोचिए, बड़ा बड़ा नाखून। पहला ऑप्शन में है अंग देश, दूसरा है गांधार का, तीसरा है कैकई देश, चौथा है गौड़ देश। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गौड़ देश। गौड़ देश के लोग जो है ना बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। उनको बड़ा बड़ा नख, नख मना नाखून, नख मना नाखून। तो गौड़ देश के लोग क्या करते थे? उन लोगों को बड़ा बड़ा नाखून पसंद था। अब सोचिए कितना एकदम सजने संवरने के लिए इस्तेमाल करते होंगे ना जी। आप लोग भी, गर्ल्स लोग देख रहे होंगे तो उसको भी नाखून रखना बड़ा पसंद होगा। खास करके मम्मी पापा जब बोल दे कि नाखून काट लो, तब तो इतना लग जाता है क्या हो गया है ना। एकदम बहुत आप लोग प्यार करते हैं अपने नाखून से ना जी।
कहता है पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, किसमें कहा गया है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें कहा गया है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह किस पंक्ति से है, यह कौन सा चैप्टर का है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बहादुर का है, या मछली का है, या फिर नागरी लिपि का है? तो वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में यह लाइन लिखा हुआ था। आप लोग चैप्टर को पूरा पढ़िए और पूरा पढ़ के लाइन बाय लाइन को दिमाग में लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ही इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि तीसरा क्वेश्चन भी आपका अच्छा से क्लियर हम करवा दिए होंगे। चौथा प्रश्न आपके बीच में है कि भाई किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा था? मैक्स मुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर कालिदास ने? किसने कहा था? तो बच्चों आप लोग सोचिए फटाफट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा वाला। तो कालिदास ने कहा था कि कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, यानी सब जो पुराने रीति रिवाज यानी होते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं, और सारे नए जमाने के जो रीति रिवाज होते हैं वो थोड़े ना सब खराब ही है। कुछ चीज़ें हमें पुरानी चीज़ों को भी ग्रहण करना चाहिए और कुछ नई चीज़ों को भी हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। तो यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छा, मजा आ रहा है वीडियो में, देखिए कितना आसान आसान सा प्रश्न मिल रहा है हम लोगों को आज। और 5वां प्रश्न है कि दघीची का हड्डी से क्या बना था? दघीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार, क्या बना था? इंद्र का हड्डी, दघीची की हड्डी से क्या बना था? इसका आंसर हमको लगता है मुंह से निकल गया मेरा। इसका आंसर होगा इंद्र का वज्र, या वज्र कह लीजिए। इंद्र का जो हथियार था वह दघीची की हड्डी से बना था। दघीची मुनि की हड्डी से बना था इंद्र का हथियार। इंद्र का वज्र बोलिए चाहे वज्र बोलिए, बात एक है। वो भी बोल दीजिए चाहे वज्र भी बोल दीजिए, एक के आंसर हो जाएगा, यानी 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 5वां प्रश्न को हम लोग देख लिए। 6ठा प्रश्न है आपके बीच में कि द्विवेदी जी ने किससे पूछा था? द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए, यह क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो लड़की थी, उनकी जो बेटी थी, उसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि पापा बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कि लेखक की लड़की ने पूछा था, लेखक की लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, 6 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 7वां प्रश्न आपके बीच में देखिए, ये खूबसूरत सा प्रश्न हम आपके बीच में लाए हुए हैं। कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? बताइए, लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून हैं वे किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाशवी वृत्ति का। यानी कि यह जो नाखून है आपका, यह आपका जीवंत प्रतीक है, दिखाता है कि आप एक समय में आप क्या थे? पशु थे, आप जंगल में रहते थे। यह नाखून आपकी पशुता की निशानी है। आप इसको काट लेते हैं, फिर भी यह बढ़ जाता है और आपको याद दिलाता है कि भाई तू पशु था। क्या था? पशु था। यानी यह आपकी पाशवी वृत्ति को दिखाता है, पशु वाली वृत्ति को दिखाता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बीच में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग डेट बताइएगा। डेट याद करना बड़ा मुश्किल वाला बात है, लेकिन बच्चों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1905 में, 1904 में? कब हुआ था भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। हमको भी मालूम चल गया, आप भी यही सोच रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। चलिए, 8वां प्रश्न देख लिए। 9वां प्रश्न आपके बीच में, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? देखिए, लेखक का कुछ रचना भी आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि खाली चैप्टर पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका लेखक कौन है। आपसे हर टाइप से उससे क्वेश्चन पूछ देगा। लेखक का परिचय अवश्य याद कर लीजिए। पहला वाला जो लेखक का परिचय रहता है, पहला वाला पेज में, उस लेखक का परिचय को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। तो कहता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद
प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर के अनुसार आपको याद भी हो गया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अनाम दास का पोथा। चलिए 9 हो गया हम लोगों के पास। 10वां प्रश्न में आते हैं, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? बताइए, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का या फिर असफलता का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति। नाखून का बढ़ना क्या है? एक सहजात वृत्ति है, ठीक है ना, यह एक अनजान वृत्ति है, खुद से खुद नाखून बढ़ जाता है, यानी अंध सहजात वृत्ति हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद करते चलना है, वीडियो के साथ साथ में आप याद करते जाइए। याद नहीं हो रहा है फिर से स्किप करके बैक करके फिर से याद कर लीजिए, और वैसो भी याद नहीं हो रहा है तो इसको लिख लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहेगा वही बाजी मारेगा। कहता है क्या अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यतीन्द्र मिश्र का, महात्मा गांधी का या फिर अशोक वाजपेयी का? तो आलोक पर्व भी किसका है? तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व किसका है भाई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही शीर्षक का रचना है। तो आलोक का पर्व रहेगा एग्जाम में, टिक कर देना हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 गो प्रश्न हम लोग देख लिए। 12वां प्रश्न आपके बीच में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी? मगध विवि से, मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक उपाधि धारण की थी, डिलीट की। डिलीट की उपाधि कहाँ से धारण की थी? भाई लखनऊ विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि धारण की थी। याद हो रहा है ना? याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? याद नहीं हो रहा तो एकदम वीडियो को 2-4 बार घुमा फिरा करके देख लेना है। गाड़ी में बैक गियर वगैरह लगाते हैं ना, नहीं बैक होता है तो उस तरीका से वीडियो में भी बैक गियर लगा के देख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ललित निबंध है, बताइए इनमें से कौन सा ललित निबंध है? मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो कि ललित निबंध कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। यानी कौन सा ललित निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? यह एक ललित निबंध है। चलिए 13 गो प्रश्न हम लोग देख लिए। 14वां प्रश्न आपके बीच में, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? शुरू में देख लिए बड़का बड़का नख के पसंद करता था, अब देखते हैं कि छोटका छोटका नाखून किसको पसंद था। तो देखिए मालवा का, मध्य देशीय का, दक्षिणात्य का या फिर गांधार का? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य का, यानी साउथ का। साउथ के लोगों को पसंद था छोटा छोटा नाखून, है ना। और बताइए आप लोगों को किसको किसको छोटा छोटा नाखून पसंद है? नाखून बड़ा रखना चाहिए कि छोटा रखना चाहिए? अब बताइए, आप ही लोग बताइएगा। किसी किसी को शौक होता है सजने संवरने का, था बड़ा बड़ा नाखून रख लीजिए। अब बाकी जिसको सजने संवरने का शौक नहीं है तो छोटे छोटे में काम चला लीजिए। चलिए 15वां प्रश्न आपके बीच में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जान गए कब हुआ था, अब क्वेश्चन पूछ दिया कहाँ हुआ था। तो क्या होगा? समस्तीपुर में, बलिया में, इलाहाबाद में, पटना में? कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जगह का नाम बोल देगा तो बलिया। क्या हो जाएगा? बलिया। क्या हो जाएगा? बलिया। बलिया में जन्म हुआ था हजारी जी का जन्म। हजारी जी का जन्म कहाँ हो जाएंगे? बलिया में। आप लोग लेखक का परिचय वगैरह एकदम बढ़िया से यादें कर लीजिए, नहीं तो कुछ देख रहे हैं ना क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं हम लोग अब 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखिए आपके बीच में आ चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? कौन सी ऐसी रचना थी जिस रचना के लिए उसको बहुत बड़ा प्राइज मिला था? अशोक का फूल यानी आलोक पर्व या फिर मानवता या फिर माँ? आप लोग बताइए कि उसका ऐसा कौन सा रचना था जिस चीज़ के लिए उसको बहुत बड़ा प्राइज मिल गया था, जिस प्राइज का नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बताइए ऐसा उसका कौन सा रचना था जो बहुत फेमस हो गया, जिस वजह से उसको बहुत बड़ा प्राइज मिल गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक का फूल होगा, आलोक का पर्व या फिर मानवता या फिर माँ? तो उनका रचना हो जाएगा आलोक पर्व। आलोक पर्व का भी लेखक हो जाएंगे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे आलोक पर्व के लेखक। और यह इसका ऐसा रचना था जिसके माध्यम के जिसके लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। तो आप लोग याद हो गया होगा कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह किस चीज़ के लिए उनको मिला
है तो आलोक पर्व के लिए मिला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। बीच में आ रहा है कि प्राचीन मानव के मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या थे? आप लोग बताइएगा, प्राचीन जो मानव थे उसका मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत था, नाखून था, पैर था, पत्थर का औजार था? आप लोग बताइएगा, प्राचीन जो मानव थे, पुराने जमाने के जो मानव हुआ करते थे, तो उसका कौन सा इनमें से मेन उसका अस्त्र शस्त्र था, मेन हथियार क्या था? तो प्राचीन मानव का मेन हथियार था कौन सी? नाखून। यानी प्राचीन जो मानव थे, पुराने जमाने के जो मानव थे, उसका मेन हथियार क्या था? तो भाई उसका मेन हथियार था नाखून। पुराने जमाने के लोग नाखून से ही क्या करते थे? एकदम शिकार कर लेते थे, है ना। अभी भी बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो कि नोचर मर लेता होगा, उसका अभी भी हाथ नाखूने है उसका हथियार। तो यानी प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या हो जाएगा? नाखून हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है कि बताइए आप लोग, आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे, मिट्टी का घर था, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यों के पास क्या था? आप लोग बताइएगा, आर्य जो थे, आर्यों के पास क्या था? क्या लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी का घर था, या फिर इनमें से सभी था? तो भैया आर्यों के पास था इनमें से सभी, यानी कि सारा चीज था। लोहा का अस्त्र भी था, वो लोग घोड़ा भी रखते थे, और मिट्टी का घर भी था आर्यों के पास। आर्य जैसे हम लोग अभी सभ्यता संस्कृति है, ऐसे ही जो है ना एक और भी थे जो कि आर्य के रूप में जाने जाते हैं, जो बाहर से आए हुए थे। तो आर्यों के पास क्या था? कि आर्यों के पास इनमें से सब कुछ हुआ करता था। तो 18 को हम लोग देख लिए। 19वां प्रश्न है आपके बीच में कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है? तो नखधर मनुष्य में क्या हो गया? नाखून रखने वाला मनुष्य। तो हम लोग कौन मनुष्य हैं? हम लोग हैं नखधर मनुष्य, यानी नाखून वाला। हम लोग के पास नाखून है कि नहीं है? तो हम लोग हो गए नखधर मनुष्य। तो कहता है कि नखधर मनुष्य आज किस चीज पर भरोसा करता है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। देखिए इसमें तो हम लोग सब चीज पर भरोसा करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एटम बम। हम लोग के पास में एटम बम रहता है, परमाणु बम सब रहता है। तो हम लोग सोचते हैं किसी से मैटर अगर हो जाएगा तो काहे नाखून से नोचरेंगे और सीधा बम से उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एटम बम पर। यानी हमको सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? एटम बम पर। 19 तो देख लिए हम लोग। अब आते हैं 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सुंदर है? ये जो भारत का सभ्यता और संस्कृति है, क्या यह सुंदर है, क्या यह कुरूप है, क्या यह बंधन युक्त है, या फिर सभी गलत है? आप लोग बताइएगा कि भारत का जो संस्कृति है उसकी क्या विशेषता है? यह बंधन युक्त है या फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत की जो संस्कृति है यह बंधन युक्त है, आपको हमेशा बांधे रखती है कि आप अपने संस्कार में बंधे रहिए। यानी भारत की जो संस्कृति है यह बंधन युक्त है, आप अपने माता पिता का और अपने संस्थान का भी सारा चीज का आप सभ्यता और संस्कृति को बना के रखिए। यानी भारत का जो संस्कृति है यह बंधन युक्त है, हमें बांध करके रखती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपके बीच में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बहुत बड़ा प्राइज मिला था, उसका नाम था पद्म भूषण। क्या नाम था? पद्म भूषण। तो बताइए आप लोग, उनको पद्म भूषण जो प्राइज है वह कब मिला था? 1953 में, 1957 में, या फिर 1959 में, या फिर 1961 में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई 1957 हो जाएगा। 1957 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक प्राइज मिला था, उसका नाम था पद्म भूषण। 1957 में, 1957 में ही उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सरकार के द्वारा यह प्राइज मिलता है, कौन सा? पद्म भूषण। ये बहुत बड़ा प्राइज होता है साहित्य की दुनिया में, यानी लेखनी की दुनिया में इनको मिला था। 1957 में मिला था। कब मिला था ये प्राइज इनको? तो 1957 में मिला था। 21वां प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? आप लोग बताइएगा कि अशोक का जो फूल है वह किसकी रचना है? दिनकर जी का, सुमित्रानंदन पंत का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर गुनाकर मूले का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइएगा अशोक का फूल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि अशोक का फूल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आप लोग याद रख लीजिएगा, अशोक का फूल एग्जाम में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या करना है? टिक आउट कर लेना है।
22 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 23वां प्रश्न है आपके बीच में, देवताओं का राजा। आप लोग बताइए, यह क्वेश्चन अभी तुरंत मिला था कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को? तो देवताओं का राजा भाई किसको कहा जाता है? इंद्र को। देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। यानी इंद्र, पहला वाला भी क्वेश्चन मिला था शुरू में कि इंद्र का जो हथियार था वह किससे बना था? तो दघीची का हड्डी से बना हुआ था। तो वहां भी हम लोग मिला था, यानी इंद्र का हथियार वाला क्वेश्चन वहां भी था। और देवताओं का जितना भी देवता है, भगवान सबका ही जो है ना बॉस है, देवताओं का राजा है बॉस, ठीक है ना, इंद्र भगवान। चलिए 23वां प्रश्न देख लिए। 24वां प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है? पृथ्वी राज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रानंदन पंत का, या फिर नलिन विलोचन शर्मा का? तो पृथ्वी राज रासो भी है, यह भी इन्हीं का रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखते हैं आप लोग ना, रचना वचना खूब क्वेश्चन पूछता है। जो चैप्टर है उसमें जो लेखक बहुत सारा चीज को लिखे हुए हैं उसको भी याद कर लीजिए कि पृथ्वीराज रासो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही क्या किया गया है? लिखा गया है। तो 24 का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? कि कौन सी ऐसी वृत्ति है जिसे सहजात वृत्ति कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, या फिर उपयुक्त सभी में से सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृति को। यानी जो भी चीज़ हमें अनजाने में होती है उसे कहा जाता है सहजात वृत्तियाँ। जैसे नाखून है, नाखून पे हमारा कंट्रोल है नहीं, रात में दिन में काट लीजिए, 3-4 दिन तक सोइए हुए लगातार, 7-4 दिन के बाद सो के उठिएगा, नाखून बढ़ जाएगा। तो ये आप पे कंट्रोल नहीं है, खुद ब खुद बढ़ जाता है, तो वह सहजात वृत्ति हो जाएगा। अनजान स्मृति को कहा जाता है सहजात वृत्तियां। चलिए आप लोग जान गए, 25 प्रश्न को देख लिए। 26वां प्रश्न है आपके बीच में कि लेखक के अनुसार नाखून को सजाने की परिपाटी लगभग कब से है? आप बताइए, आप लोग लेखक ने क्या कहा था कि नाखून को कौन कब से सजाने का सिस्टम चालू हुआ? आप लोग जानबे करते हैं, अभी भी आप लोग एकदम अल्ता नेल पॉलिश वगैरह क्या क्या चीज़ लगा लगा के नाखून को सजा लेते हैं। तो बताइए लेखक ने क्या कब बताया था कि कब से हम लोग नाखून को सजाने वाला सिस्टम चालू किए? तो भाई हम लोग नाखून को सजाने का सिस्टम चालू किए 2000 साल पहले से। 2000 साल अभी से लेकर के 2000 साल पहले से ही हम लोग नाखून को सजते थे और संवरते थे। हाँ, तभी कुछ और लगा लेते होंगे, तो इसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि 2000 साल पहले से ही हम लोग अपने नाखून को सजाने और संवारने का काम चालू कर दिए थे। यानी 2000 साल पहले से ही हम लोग नाखून को सजाते हैं। 26 प्रश्न को देख लिए। 27वां प्रश्न है कि नाखून का इतिहास, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कौन सा ऐसा पुस्तक है जिस पुस्तक में नाखून के बारे में इतिहास मिलता है? बताइएगा, कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कामसूत्र में। कामसूत्र एक किताब का नाम है, कामसूत्र एक पुस्तक का नाम है, और इसी किताब में नाखून के बारे में बताया गया है। कामसूत्र के लेखक हो जाएंगे वात्स्यायन। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि कामसूत्र जो किताब है उसका लेखक कौन है, तो उसका लेखक है वात्स्यायन। वात्स्यायन, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन। और यही किताब में नाखून के बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया होगा। तो यहाँ लिखा हुआ नाखून के बारे में हिस्ट्री हमको मालूम चला कामसूत्र से। किस चीज से? तो कामसूत्र से। चलिए हम लोग 27 प्रश्न को देख लिया। 28वां प्रश्न है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, कौन सा ऐसा कहानी है जिसमें चंद्रकार के बारे में बताया गया? त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? बताइए कि ये जो आपका चैप्टर है, किस चैप्टर में चंद्रकार के बारे में बताया गया? त्रिकोण, दंतुल, वर्ताकार के बारे में बताया। किस चीज को हम लोग इस प्रकार से इस्तेमाल किए? नख को, मुख को, नाक से, या फिर आंख से? जानबे करते हैं आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नख। यानी नाखून के बारे में कहा गया है कि हम लोग पहले जमाने में नाखून को बड़ा ही डिजाइन तरीका से काटते थे। चंद्रकार काटते थे, त्रिकोण काटते थे, दंतुल काटते थे, वर्तुलाकार काटते थे। किसको? मुंह को तो नहीं न काटेंगे, नाक को नहीं न काटेंगे, आंख को काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे, तो नाखून को काटेंगे। तो नाखून का संबंध है इस सब चीज टाइप का डिजाइन से हम लोग क्या करते थे? काटते थे। 28 हम लोग देख लिए। 29वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस लेखक की रचना है? कौन सी ऐसे रचना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस लेखक की रचना है? कबीर, कालिदास, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा हिंदी साहित्य का
आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग चलते हैं अब अंतिम प्रश्न की ओर। तीसवां प्रश्न है, ये आपका अंतिम प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 में, 1984 में, 1989 में या फिर 1994 में? ठीक है, आप लोग बताइए कब हुआ था इनका मृत्यु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1979 में हो जाएगा। 1979 दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। तो कब हुई थी? 1979 में, 1979 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए हम लोग 30 प्रश्न को एकदम मजा आ गया। 30 प्रश्न को देख लिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एकदम पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव का तो वीडियो हमेशा बार बार रिपीट करके देखते ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 50% पूछ रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको और भी क्या क्या चीज़, कौन कौन सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके लिए हम वो वाला टॉपिक का वीडियो स्पेशली आपके लिए बना देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने की।